कहा जाता है जहां काम आए सुई वहां क्या करे तलवार। जी हाँ, यही बात बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे एमएसएमई सेगमेंट के लिए, जिसने देश के तकरीबन 70 मिलियन लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है एमएसएमई। और इस एमएसएमई से जुड़े कई मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री अशोक जायसवाल जी। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। अशोक जी ने कई मुद्दों पर एमएसएमई की समस्याओं को, चाहे प्रादेशिक स्तर की बात हो या राष्ट्रीय स्तर की, प्रखरता से उठाया है। सर, अभी वर्तमान में प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, होने जा रहा है या लगभग हो चुका है। तो ऐसे समय में मध्य प्रदेश के लिए एमएसएमई सेक्टर की ओर से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आशाएं हैं नई सरकार से? धन्यवाद। देखिए, एमएसएमई सेक्टर, जैसा कि मैं कई बार कहता रहा हूँ कि इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। यह अधिकतम रोजगार मुहैया कराती है। दूसरा, इसके अंदर जितना भी बैंकों से पब्लिक मनी लोन के माध्यम से लिया जाता है, तो एमएसएमई सेक्टर 100% उस ऋण का चुकारा गवर्नमेंट को, सरकार को या बैंकों को करता है। इसमें डूबत करीब 0% रहती है। तो यह देश के विकास में एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इसका एक्सपोर्ट भी 45% से ऊपर देश के खाते में जाता है। इससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ये बड़ा सहायक होता है। तो नई सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे इसमें एमएसएमई के लिए? देखिए, वर्तमान सरकार जिसने अभी 17 तारीख को शपथ लेनी है, इसने अपने वचन पत्र में एमएसएमई उद्योग के प्रति काफ़ी सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कमिटमेंट किया हुआ है। वर्तमान में जो उद्योग नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1/4/2018 से देश में लागू है, यह एमएसएमई को एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ चंद उद्योगपतियों के फायदे के हेतु बंद करने की साजिश रची गई है। यह वर्तमान मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, इसके ज्ञान में भी यह बात लाई गई है कि मध्य प्रदेश में एक सुव्यवस्थित औद्योगिक नीति होना चाहिए। इस वर्तमान नीति को समाप्त कर और जो 1 अप्रैल 2018 के पूर्ववत जो एमएसएमई के अंदर जो सहायता प्राप्त थी एमएसएमई उद्योगों को, उसके समकक्ष कोई नई नीति कम से कम इस प्रदेश में लागू होना चाहिए, जिससे इस उद्योग के गरीब सरवारा लोगों को रोजगार भी मिले और प्रदेश औद्योगिक शिखर की ओर तरक्की करे। आपने जैसे बात की 2018 के पूर्व की, तो 2018 की भी अगर हम बात करते हैं, एमएसएमई के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। डेडिकेटेडली, पूरी तरह से समर्पित इस क्षेत्र के लिए मंत्रालय तक स्थापित किया गया था। और जहां तक मुझे याद है 40% प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर अनुदान दिया जा रहा था। नहीं, अभी जो 1/4/2018 से जो पॉलिसी अमल में लाई गई, उसमें 40% केवल मशीनों की कीमत के ऊपर अनुदान प्रस्तावित है, न कि टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर। तो यह एमएसएमई उद्योग के लिए बहुत छोटा अनुदान है। या आने वाले 3 वर्षों में यह उद्योग को स्थापित करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी ये मंशा है कि अनुदान की अगर बात करते हैं, तो वो जो 2018 से पहले, अप्रैल 2018 से पहले जिस तरह के अनुदान दिए जा रहे थे, उसी तरह से या उसके समकक्ष नई सरकार भी मशीनरी पर न करते हुए पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट को ध्यान में रखें, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूनतम जो 1/4/2018 के पूर्व थी, न्यूनतम वो तो आवश्यकता ही, लेकिन वर्तमान सरकार जो नई सरकार आई है, इससे कुछ और ज़्यादा अपेक्षाएं, जिससे मध्य प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग का विस्तार हो सके। आपने जिक्र किया इसके पहले बैंक में जो पैसा डूब रहा है, या जिसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, अभी कुछ हाल ही में जो सामने आए हैं मामले, उसमें इंडस्ट्री के द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। फ्रॉड के जो मामले सामने आए हैं,
और शायद इसी वजह से सरकार के या बैंक सेक्टर की तरह से कई कड़े नियम प्रावधानों को लागू किया जा रहा है या उसका पालन कराया जा रहा है। तो बैंक में जो लोन लिया जाता है और कंपनी की तरफ से ये जो विश्वास टूटा है, आज जो विश्वास का संकट खड़ा हो गया है, इसमें आप उद्योगों को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एमएसएमई उद्योगों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उसका बेड डेप्थ या डूबत करीब करीब 0% ही होती है। लेकिन जो बड़े उद्योगों ने देश के अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का जो चंपत लगाई है और अभी जो घोटाले सामने आए हैं साल भर पूर्व, उसका विपरीत परिणाम एमएसएमई की सेहत पर यह पड़ा है कि वर्तमान में अभी बैंकें एमएसएमई के प्रति इतनी ज़्यादा सख्त हो गई हैं कि उन्हें डे टू डे जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनको करने में भी बहुत कठिनाई आ रही है। इन्हें बैंकें के व्यवहार से एमएसएमई उद्योग आज कर्रा उठा है और वर्तमान में वो सोच रहा है कि हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों से पलायन कर कर यदि कोई सुविधाजनक प्राइवेट सेक्टर की बैंकें आएँ तो उसकी तरफ जाने के लिए उद्योगपति एमएसएमई उद्योगपति ज़्यादा प्रेरित हो रहा है। जैसे बात जब एमएसएमई की कहते हैं तो कहा भी जाता है कि रोजगार के क्षेत्र में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। और हम बात अगर मध्य प्रदेश की करें, इंदौर की करें, तो यहाँ तकरीबन 5 लाख एमएसएमई यूनिट्स हैं। आपके हिसाब से अगर एमएसएमई को पूरा प्रोत्साहन दिया जाता है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो कितनी संभावना है रोजगार के नए अवसर और पैदा करने की? देखिए, यदि आज ही हम नई औद्योगिक नीति जो ये सरकार के द्वारा अपेक्षित है, इसमें एमएसएमई उद्योग के विस्तार के लिए जो आवश्यकताएं हैं, यदि वो ये सरकार पूरी करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक रोजगार का प्रश्न है 15 से 20% के मध्य हमें इस अकाउंट ईयर में ही रोजगार के अंदर प्रगति दिखने लगेगी। बहुत अच्छा। अगर 15 से 20% भी रोजगार का इजाफा होता है तो ये न सिर्फ इस शहर के लिए, इंदौर जिले के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा एमएसएमई का। एमएसएमई को लेकर जब बात आती है अनुदान की या शासन की तरफ से उसको किसी भी तरह से मदद की, एमएसएमई के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? या टर्नओवर के ऊपर स्थापित होना चाहिए या फिर उसके ऊपर उसका कैटेगराइजेशन, क्योंकि उसके वर्गीकरण को लेकर कई पॉलिसी पर विचार किया भी गया, हर शासन ने उसको अपने अनुसार कभी तोड़ा कभी मरोड़ा गया। आप जो कि उस खुद भी एक एमएसएमई यूनिट को रन करते हैं, साइन मशीन टूल्स को, जिसका कि देश में एक बड़ा नाम भी है, कई लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है, तो ऐसे समय में एमएसएमई का वर्गीकरण के लिए क्या आधार होना चाहिए, क्या पैमाने होने चाहिए? देखिए, 1/4/18 के पूर्व एमएसएमई के पैमाने की जो प्लांट एंड मशीनरी की सीमा थी वह आधार था। लेकिन 1/4/18 के बाद जो वर्तमान नई पॉलिसी है, इसको टर्नओवर बेस आधारित पॉलिसी कर दिया गया है और इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ से अंदर के टर्नओवर करने वाली इकाइयां ही एमएसएमई के अंतर्गत विचाराधीन होगी। तो इसके हिसाब से टर्नओवर का जो आधार है वो एमएसएमई की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अगर हम ये बात कहें तो? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं कि सर्वप्रथम प्लांट एंड मशीनरी और 100 करोड़ का टर्नओवर, इसमें कई बार कुछ बड़े उद्योग भी शामिल कर लिए गए हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ का है और जिनकी प्लांट एंड मशीनरी की सीमा असीमित है। ऐसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी लाई गई है जो कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई के लिए नीति संगत नहीं है। हम अगर अभी वर्तमान समय की बात करते हैं तो आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है जीएसटी की। जीएसटी एमएसएमई के लिए आपकी नज़र में कितना फायदेमंद है या कितना इसके लिए नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, या क्या विसंगतियां हैं जिसमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए, जीएसटी उद्योगों के लिए एक अच्छी प्रणाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आज रेट जीएसटी का केंद्र सरकार के द्वारा एमएसएमई उद्योगों पर थोपा गया है, यह बहुत असहनीय है। इसकी जो प्रायोगिक दर है वह अधिकतम 12% होना चाहिए
जो कि वर्तमान शासन में यह दर 18 और 28% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अशोक जी, आप हमारे साथ चर्चा में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई के बिहाफ पर अशोक जी द्वारा जो आशाएं नई सरकार के सामने रखी जा रही है उस पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि जो कि सेहत के लिए अच्छा रहेगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए, आम जन के लिए, और खास करके हमारे देश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। थैंक यू।